गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस, पेज 128। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। इसमें वो स्ट्रक्चर्स आएंगे जो कि सेल के बाहर प्रेजेंट हैं और उनमें अलग अलग तरह के हमें फॉर्मेशंस देखने को मिलते हैं, अलग अलग उनकी फंक्शंस होती हैं। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स आर बैक्टीरियल सेल्स हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर। सबसे पहले होती है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स ये सबसे पहले है। इसके बाद आती है सेल वॉल और इसके बाद है देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सीक्वेंस होती है। इसके बाद आता है साइटोप्लाज्म और दूसरे ऑर्गेनेल। ठीक है, ये सीक्वेंस ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। ऑल्दो ईच लेयर परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन, they together act as a single protective unit. Bacteria can be classified into 2 groups. अब बैक्टीरिया को इस बेसिस पर क्लासीफाई किया गया कि जो सेल वॉल है ये किस कंपोनेंट की बनी हुई है। अतः ये पेप्टाइडोग्लाइकन की मल्टीपल लेयर्स से बनी है। तो उस केस में बैक्टीरिया को कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और अगर यहाँ पर पेप्टाइडोग्लाइकन की मल्टीपल लेयर्स की बजाय सिर्फ 1 या 2 लेयर्स, 1 लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। तो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव किस बेसिस पर है कि पेप्टाइडोग्लाइकन की कितनी लेयर्स हैं। इसके बाद बात आती है, ये यहाँ पर एक स्टेनिंग मेथड दिया है। अब स्टेनिंग मेथड जो इसको ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव कहने का कारण ये है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम। उन्होंने एक स्टेन यानी कि कलर को डिस्कवर किया, इसका नाम था क्रिस्टल वॉयलेट। इस केमिकल से पता लगाया जा सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव। ये कलर करने में यूज होता है, इसीलिए इसको कहते हैं स्टेन। और कलर अप्लाई करने का जो प्रोसीजर होता है उसको कहते हैं स्टेनिंग मेथड। ठीक है, स्टेन के एप्लीकेशन को क्या कहेंगे? स्टेन। अब बात इधर आती है। अब स्टेन होने वाली चीज क्या है? वो है पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर्स। तो जिस बैक्टीरिया के ग्रुप के पास वो ज्यादा लेयर्स होंगी, जाहिर सी बात है कि वो कलर भी ज्यादा उन्हीं पर लगेगा, है ना। तो ग्राम पॉजिटिव उनको कहते हैं। अब ये जो ग्राम नेगेटिव होते हैं, तो उनके पास एक ही लेयर होती है और दूसरा इनके पास इस सेल वॉल से बाहर की तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको कहते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर, जिसको कि LPS भी कहते हैं। ये LPS क्या करती है कि बाहर से जो स्टेन आ रहा है यानी कि वो कलर गिविंग सब्सटेंस आ रहा है, उसको अंदर एंटर नहीं करने देती। इसके बाद अब आती है बात ग्लाइकोकैलिक्स की, जो सेल वॉल से बाहर मौजूद स्ट्रक्चर है। ग्लाइकोकैलिक्स किस तरह का हो सकता है? अगर वो एक लूज शीट है जैसे कि यहाँ दिया है, तो उसे स्लाइम लेयर कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स के टाइप्स दिए हैं यहाँ पर। अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज है तो उसे कहते हैं स्लाइम लेयर, और अगर वो थिक एंड टफ है तो उसे कहते हैं कैप्सूल। अगर थिक एंड टफ है तो उसे कहेंगे कैप्सूल, और अगर वो लूज है तो उसे कहेंगे स्लाइम लेयर। Cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. ये वाली चीजें तो तुम छोटी क्लास में पढ़ चुके हो कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है, एक शेप देना और साथ में प्रोटेक्ट करना कि अंदर के प्रेशर, जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, उसकी वजह से वो सेल फट ना जाए। अब आती है बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन की।
अब आते बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसकी क्या फंक्शन है? इसकी सबसे पहली फंक्शन है कि सेमी परमेएबल होता है और इंटरेक्शन में हेल्प करता है। सेमी परमेएबल इसमें हेल्प करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस का। इसकी पहली विशेषता तो ये है, इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स, यानी यूकैरियोट्स में भी ऐसा ही सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। अभी हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स की। कल हमने वही शुरू किया था। इसके बाद बात आती है एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की जिसका नाम मीसोसोम। मीसोसोम असल में एक इनफोल्डिंग है मेम्ब्रेन। कल मैंने डायग्राम बना के बताया था कि अगर ये सेल वॉल है तो इसका सेल मेम्ब्रेन किसी जगह पर अगर अंदर की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ है तो उसको मीसोसोम कहते हैं। और मीसोसोम कौन कौन सी फंक्शन करता है वो यहाँ पर लिखा है। ये करता है सेल वॉल फॉर्मेशन, दिस हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेस, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जाहिर सी बात है कि वो अंदर की तरफ मुड़ गया है तो सरफेस एरिया तो इंक्रीज होगा ही। रेस्पिरेशन और सिक्रीशन में ये हेल्प कर रहे हैं। enzymatic content. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are two other membranous extensions in the cytoplasm called chromatophores. Chromatophores pigments को store करते हैं। Chromatophores, इसके नाम में ही क्रोमा है। क्रोमा मीन्स होता है कलर। इसको स्टोर करेंगे, पिगमेंट्स को स्टोर करेंगे। ये तो बात हुई सेल मेम्ब्रेन की, मीसोसोम की और क्रोमेटोफोर्स की। अब आते हैं बात इनकी जो उनके मूवमेंट देने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कि हम फिलामेंट्स कहते हैं या फ्लैजेलम कहते हैं। अब देखो बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल का मतलब होता है जो मूवमेंट करे और नॉन मोटाइल का मतलब होता है जो मूवमेंट ना करे, जो एक जगह स्थिर है। तो जो मूवमेंट करेंगे उनके अंदर इसके लिए क्या स्ट्रक्चर होगा? या तो होगा फ्लैजेलम जो कि लॉन्ग फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, और या फिर होगा उसके अंदर सीलिया प्लूरल है और इसका सिंगुलर है सीलियम। उसी तरह से फ्लैजेलम सिंगुलर है और फ्लैजेला इसका प्लूरल है। ठीक है, जिसके एंड में ए आता है वो प्लूरल होता है, जिसके एंड में यूएम आता है वो सिंगुलर होता है। इसके बाद इफ दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजेला, बैक्टीरिया शो अ रेंज। अब अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला अलग अलग तरह का होता है, जैसे कि नंबर ऑफ फ्लैजेला एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना। अगर ये सेल वॉल है इसके दोनों एंड पर भी प्रेजेंट हो सकता है, एक एंड पर भी प्रेजेंट हो सकता है। फ्लैजेला के 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। सपोज करो कि यहाँ पर एक फिलामेंट है, तो इस फिलामेंट के ये वाला पार्ट जो कि बाहर की तरफ होता है इसको कहते हैं फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ये प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर अटैच होते हैं। मॉलिक्यूलर मोटर्स की तरह काम करते हैं, जिनके मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि ये फ्लैजेला मूव करते हैं। तो ये जो बेसल बॉडी और हुक होते हैं, हुक का काम तो अटैचमेंट है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और बेसल बॉडी का फंक्शन क्या है? इसको मूवमेंट कराना। फिलामेंट इज लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। इसके बाद अब आते हैं पिली और फिम्ब्रिए की बात। पिली एंड फिम्ब्रिए।
ये जो होते हैं ये संख्या में ज्यादा होते हैं और छोटे होते हैं। फिम्बरी संख्या में एक ही होता है और लंबा होता है, लॉन्ग एंड मैनी। और ये होते हैं स्मॉल एंड मैनी। और ये होते हैं लॉन्ग एंड वाइड। ठीक है, अब ये होते क्या है, ये है अटैचमेंट में रोल प्ले करने वाले स्ट्रक्चर्स प्लेइंग रोल इन अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब है किसी भी सॉलिड सरफेस से बैक्टीरिया को अटैच करने में ये स्ट्रक्चर पीली और फिम्बरी अटैच करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स एंड स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यूज। अगर बैक्टीरिया पैरासिटिक है तो वो होस्ट के टिश्यू से अटैच करने में हेल्प करेंगे, और अगर वो नॉन पैरासिटिक यानी फ्री लिविंग है तो वो जिस सबस्ट्रेटम यानी कि हैबिटाट में रह रहा है उससे अटैच करने में हेल्प करेंगे। अब आती है बात राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज। राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। क्या होते हैं राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज? राइबोसोम्स के बारे में सबसे पहले स्टडी करते हैं। देखो, इनका जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोट्स में, उस राइबोसोम को कहते हैं 70S राइबोसोम। और ये 70 और S क्या इंडिकेट करता है वो हम अभी बताएंगे। ये दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक बड़ी सब यूनिट जिसे कहते हैं 50S और एक छोटी सब यूनिट जिसे कहते हैं 30S। तो दो सब यूनिट 50 और 30 मिलकर क्या बनाती है? 70S। यहाँ पर S का मतलब होता है स्वेडबर्ग कांस्टेंट। स्वेडबर्ग कांस्टेंट एक साइंटिस्ट थे स्वेडबर्ग, जिन्होंने ये दिया था। इसमें स्वेडबर्ग का मतलब क्या होता है, ये नंबर क्या इंडिकेट करता है? ये वो स्पीड इंडिकेट करता है जिस स्पीड पर सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान वो पार्टिकल सेपरेट आउट होगा। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि मक्खन निकालने की प्रक्रिया क्या है कि तेजी से उसको मथना है ना, जो दही निकली उसमें से फिर मक्खन निकल के अलग हो जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अप्लाई करके सेल के अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करते हैं। जितनी तेज स्पीड पे रोटेट करेंगे उतने छोटे पार्टिकल सेपरेट होंगे। तो यहाँ पर ये जो नंबर है वो इंडिकेट करता है कि कितने स्पीड पर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में को रोटेशन पे लगाया जाए कि वो वाला पार्टिकल जो बहुत ही छोटा है जिसका नाम राइबोसोम है वो सेपरेट आउट हो। उसी तरह से इसके जो छोटे फ्रेगमेंट्स हैं उनके लिए क्या स्पीड अप्लाई की जाए वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये नंबर ये इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट नहीं करता कि सर 50 और 30 70 कैसे होंगे। ठीक है, इसके बाद बात आती है आगे राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है। राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल mRNA and form a chain called polyribosomal polysome। ये सपोज करो ये एक mRNA है और इससे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो गए, तो उस केस में इसको क्या कहा जाएगा? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। ये mRNA क्या होता है? mRNA एक सिग्नल है, एक मैसेज है इसका DNA का। सपोज करो कि ये सेल है और इस सेल में जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है। अब डीएनए क्या करता है? मैसेंजर आरएनए बनाता है, जो कि एक तरह का, उसके नाम ही मैसेंजर है, तो एक मैसेज है राइबोसोम के लिए कि तो इस तरह के प्रोटीन्स बनाओ। अब ये मैसेंजर आरएनए जैसे ही राइबोसोम को मिलता है वो क्या करता है कि इसको ट्रांसलेट करना शुरू कर देता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। इसी को प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं।
ठीक है, ये प्रोसेस हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। इसके बाद बात आती है इंक्लूजन बॉडीज की। इंक्लूजन बॉडीज का मतलब होता है कि ऐसे पैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स जहाँ पर कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को स्टोर करने का काम करते हैं। इंक्लूजन बॉडीज, अब देखो इंक्लूजन बॉडीज के जो पैकेट्स होते हैं क्या क्या स्टोर करते हैं, फॉस्फेट स्टोर करेंगे, साइनोफेशियन ग्रेन्यूल्स करेंगे और ग्लाइकोजन करेंगे। साइनोफेशियन ग्रेन्यूल्स का मतलब है कि पिगमेंट लाइक मॉलिक्यूल्स जो कि इस कलर के होते हैं जिस कलर की ये वॉल है ना, और इसीलिए इस कलर को क्या कहते हैं, सियान कलर, तो इसलिए ये साइनोफेशियन ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। तो इस कलर के पिगमेंट को जो स्टोर करे उसे साइनोफेशियन ग्रेन्यूल कहेंगे। इसी तरह से फॉस्फेट के भी वेसिकल्स होते हैं जो फॉस्फेट को स्टोर करते हैं। फिर आते हैं ग्लाइकोजन को स्टोर करने वाले, तो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट को स्टोर करने वाले जो ग्रेन्यूल्स हैं यानी कि पार्टिकल्स हैं वो सेल के अंदर पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में, उनको इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। इसके बाद बात आती है गैस वैक्यूल्स की। गैस वैक्यूल्स जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ये असल में क्या है, ऑक्सीजन को स्टोर करने वाले वैक्यूल्स हैं, उनको गैस वैक्यूल्स कहा जाता है। तो ये तो थे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी कि बैक्टीरियल सेल्स में पाए जाते हैं। इसके बाद बात आएगी यूकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स हम करेंगे कल। थैंक यू।